हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कहानी राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की है। इससे पहले मैंने पूरी की पूरी यूनिट यूजीसी नेट यूनिट नंबर 7 में टोटल यानी कुल 21 कहानियाँ और आज हमारी 21वीं कहानी है। इससे पहले मैंने 20 कहानियाँ करवा दी है। जिसने क्रमबद्ध पूरा पाठ्यक्रम चाहिए तो इसको पूरी कहानियों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। और ऐसे ही पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा 0 से लेकर 100 तक पूरे यूनिट वाइज। इसके बाद हम नाटक भी ऐसे ही पढ़ेंगे, उपन्यास भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको क्रमबद्ध से तैयारी करनी है, पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है ना। पूरी एक प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी 21 कहानियों की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें जाकर देख सकते हो। इससे पहले 20 कहानियां पूरी हो चुकी हैं। आज हमारी अंतिम कहानी है राजा निर्बंसिया, ठीक है। हिंदी लेख। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ये पेड पीडीएफ रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको पाठ्यक्रम पूरा निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, सिर्फ पीडीएफ के पैसे लगेंगे। हिंदी लेखक कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। इनका जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भी रचना को, ये कहानी को पढ़ने से पहले हमें लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो इनका जन्म हुआ था, कमलेश्वर का जन्म 1932 मैनपुरी, ये स्थान है 1932 का सन है और उत्तर प्रदेश का स्थान है मैनपुरी। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा चलाई है। उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी, पत्रकारिता भी और पटकथाएं जो क्या है फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। इन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं, जो ये चैन ये था आएगा भाई, ये क्या टाइपिंग में हो गया, पटकथाएं तो लिखी उन्होंने। उपन्यास, फिल्में भी बनी हैं। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता के अलावा दर्पण पर और एक कहानी जैसे धारावाहिकों की पटकथा लिखने वाले भी कमलेश्वर ही थे। अब इनका नाम पूछ लिया जाएगा, भाई क्या है ये पटकथा किसने लिखी थी, तो चंद्रकांता तो इतना लोकप्रिय हुआ है, बहुत ज्यादा। जब हम छोटे थे बचपन में, तब अब चंद्रकांता आएगा, चंद्रकांता मुझे तो अब याद नहीं उसमें क्या आता था, पर लोग देखते थे। अभी लोग भी देखते थे, बच्चे भी देखते थे। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता और दर्पण इन्हीं की और एक कहानी ये। तो ये तीनों पटकथाएं किसकी? कमलेश्वर की है। हो सकता है कि ये प्रश्न बन जाए कि ये पटकथाएं किसने लिखी थी। चंद्रकांता आ सकता है क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध रहा है। चंद्रकांता है, दर्पण है, एक कहानी। 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखो 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, साहित्य अकादमी वाला, आप इसे याद कर लेंगे। 1995 में तो मिला था पद्म भूषण। क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था 1995 में और 2003। और मुझे जहां तक ये लगता है, ये मुझे जहां तक लगता है 2005 है या 3 है। 2005 में तो शायद ये लिखा नहीं, ऐसा हो सकता है 2001 में लिखा गया था और 2003 में ये कितने पाकिस्तान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये प्रश्न इतना है, एस्टेट में तो इतना आता है भाई, पूछो मतलब बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। और सारिका है, इसके अलावा धर्मयुग है और जागरण है, दैनिक भास्कर, इनके पत्र और पत्रिकाएं इनके संपादक रहे हैं। ये देखो धर्मयुग के धर्मवीर भारती भी रहे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। धर्मयुग के धर्मवीर भारती भी रहे हैं और इनकी जो सारिका भी है, धर्मयुग भी है, जागरण है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और दैनिक भास्कर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो हमारे वैसे तो पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसको हरियाणा में जागरण और दैनिक भास्कर का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला रहता है। तो इनके कमलेश्वर क्या संपादक रह चुके हैं, सारिका के, धर्मयुग के भी।
कमलेश्वर ने 300 से अधिक कहानियां लिखी। देखो हमारे जो प्रेमचंद है उन्होंने भी 300 के प्लस कहानियां लिखी थी और कमलेश्वर ने भी। हाँ, ये भी माना जाता है कि जो प्रेमचंद की परिपाटी के यानी प्रेमचंद ने जैसी कहानियां लिखी, कमलेश्वर ने भी उनसे मिलती जुलती कहानियां लिखी है, उनके समान ही कहानियां लिखी है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां देखेंगे। राजा निर्बंश जो आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है ना, और राजा निर्बंश इनका कहानी संग्रह भी है। और क्या है, इसके मांस का दरिया, नीली झील, ये दोनों ही, ये तीनों की लगातार ये प्रसिद्ध रही हैं। तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज परचम की नाक भी बहुत प्रसिद्ध रही है। तो ये तीनों तो लगातार याद करनी है, ऐसे तो सारे याद कर अच्छी बात है, लेकिन ये तीनों और जॉर्ज पंचम की नाक, कस्बे का आदमी, ये भी, ये मुर्दों की दुनिया, ये 5-6 कहानियां ऐसी जो काफी प्रसिद्ध है। और कहानियां की कहानी संग्रह, इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जिंदा मुर्दे, आगामी अतीत, आगामी अतीत। तो एक तो ये याद जरूर कर लेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक, एक राजा निर्बंश, मांस का दरिया, नीली झील, ये महत्वपूर्ण है। कस्बे का आदमी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये, क्योंकि देखो ये लेखक आपके पाठ्यक्रम में जो लेखक है उनकी तो आप रचनाएं भी, बाकी जो रचनाएं वो भी याद कर लेंगे, और जो इनके स्पेशल दी है, जैसे कमलेश्वर की दी है राजा निर्बंशिया, तो ये जरूर याद कर लेंगे। और भी बाकी लेखकों की दी है, उनकी और भी रचनाएं हैं जो सिर्फ नाम पूछ लिए जाते वो भी याद करनी है। और जो आपके पाठ्यक्रम में उसका तो भैया आपको संग्रह भी, किस संग्रह में प्रकाशित है, कौन सा सन है, उनके पात्र है, उनका उद्देश्य है, उनके तो 5-6 जो तथ्य महत्वपूर्ण वो सारे याद कर लेने हैं। कमलेश्वर के, हाँ भाई, इनके डाक बंगला और ये काली आंधी, ये भी काली आंधी भी बहुत पूछा गया है। तो मैं तो देखो एक बार देखने अभ्यर्थी ने कमेंट किया था, मैं स्टेट का पेपर करवा रही थी, हालांकि भाई सबका अपना एक नजरिया होता है याद करने का। वो भाई कुछ ऐसे होते हैं अभ्यर्थी जो किसी बात को जल्दी पकड़ लेते हैं, अपना अपना एक दिमाग है। साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी सभी ने पढ़ी है, साइकोलॉजी जानती भी हो, तो मेरा की मतलब आदत है, मैं एक बात को 2-3 बार बोलती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया, मैम आप 5वीं वाले बच्चे थोड़ी ना देख रहे, आप ऐसे बार बार व्याख्यान कर रही है। तो अभी ये मैं गलत करती, कमेंट करके आप बताते नहीं हो, देख के चले जाते हो। तो अगर आप भी ऐसे मुझसे बोर हो जाते हो कि मैं एक बात को 3-4 बार बोलती हूँ, तो कमेंट करके अवश्य बताए, आगे से फिर मैं नहीं बोलूँगी। हो सकता है, देखो हर एक इंसान में कमियाँ होती, मुझ में भी हैं, मैं स्वीकार करती हूँ। तो अगर ये मेरी गलत आदत है कि मैं एक बात को ज़्यादा बार बोलती हूँ जिससे आप बोर हो जाते हैं, तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। राजा निर्बंश 1957 कथा संग्रह से हुई तथा इनका पहला तथा मौलिक कथा संग्रह। अब ये भी प्रश्न आ सकता है इसमें, ऐसे इस लाइन में आपके 3 प्रश्न बनेंगे। पहला ये है कि कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन सा है, तो पहला कहानी संग्रह इनका ये राजा निर्बंशिया, कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह राजा निर्बंशिया। अब राजा निर्बंशिया इसकी कहानी भी है, किस कथा संग्रह में है या कहानी संग्रह में, तो राजा निर्बंशिया में ही है। मान लीजिए राजा निर्बंशिया का बहुत बड़ा भाग था संग्रह, उसका छोटा भाग प्रकाशित कर दिया हो, पर अब कब प्रकाशित हुई, 1957 में हुई। और पहला कहानी संग्रह है ये क्या है, राजा निर्बंशिया ही है। इसमें कुल 7 कहानियां, किसमें, राजा निर्बंशिया में 7 कहानियां संकलित की गई है, जिनके नाम है देवी की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ाती, सुबह का सपना। सुबह का सपना काफी प्रसिद्ध है। मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा, आत्मा के राजा निर्बंशिया। ये तो गत वर्षों में पूछी गई है, तीनों की तीनों ये याद रखेंगे, ठीक है। देवी की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती, सुबह का सपना, ये मुर्दों आएगा भाई इसमें, ये मात्रा लगानी, मुर्दों की दुनिया, मुद्दा की दुनिया तो नहीं होगी, मेरे ख्याल मुर्दों की दुनिया ऐसा है। आत्मा की आवाज, राजा निर्बंशिया। कथा संकलन, संकलन में सबसे सशक्त कहानी है राजा निर्बंशिया। मुख्यतः एक कथा प्रयोग धर्मी कहानी है। इनमें कहानी ने किस्सा गोई का प्रयोग अपनी कहानी लिखने में। किस्सा गोई का मतलब होता है जैसे कि कोई कथा सुनाना, ठीक है। एक राजा, जैसे आप एक राजा था, एक रानी थी, तो ये किस्सा गोई होती, कोई कथा सुनाई जाती है। ऐसी जैसे पौराणिक कहानियां होती है ना, जिसको पुराने, जिसमें राजा महाराजा, तो उसे पौराणिक कहानी या किस्सा गोई भी कह सकते हो, पौराणिक भी कह सकते हो। एक राजा निर्बंशिया थे जो माँ कहानी सुनाया करती थी। अब भाई माँ सुनाती है, दादी सुनाती है, मैं भी अपने बेटे को कहानी सुनाती हूँ, लेकिन भाई मैं राजा वाजा की थोड़ी कम सुनाती हूँ, वैसे ज़्यादा से उसे छोटा सिपाही की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद है।
एक राजा निर्वंश था। माँ कहानी सुनाया करती थी। कहानी की शुरुआत होती हुई कहानीकार माँ के द्वारा सुनाई गई कहानी को उपकथा के रूप में सूत्रपात करता है। मतलब एक राजा निर्वंश की कहानी उसकी माँ सुनाया करती थी, उससे इसका संबंध जोड़ा गया है। तो मुख्य कथा जगपति, ये पात्र बहुत बार पूछा जाता है, ये पात्र जरूर याद रखेंगे। कथा जगपति और उसकी पत्नी चंदा दोनों के बीच बना त्रिभुज कंपाउंडर बच्चन सिंह। इसमें तीन ही पात्र मुख्य हैं, एक तो जगपति, एक उसकी पत्नी चंदा और एक बच्चन सिंह जो कि कंपाउंडर है हॉस्पिटल में। आर्थिक विपन्नता से त्रस्त जगपति चंदा के दाम्पत्य जीवन का सजीव वर्णन दिखाई देता है। मतलब एक आर्थिक विपन्नता मतलब कि एक आर्थिक कमजोरी होती है ना, जिसे आप बेरोजगारी कहते हो, वो वाली समस्या इस पाठ में। मध्यवर्ग के आम आदमी के व्यक्तिगत जीवन एवं दाम्पत्य जीवन में अर्थाभाव मतलब पैसे का अभाव स्थिति कंपाउंडर बच्चन का साथ कुछ दिनों के बाद उनके वैवाहिक जीवन को ध्वंस कर देता है। इससे आर्थिक कमजोरी में मनुष्य की मजबूरियों का सशक्त वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो देखो अब क्या है, ये तो हमें पता चल गया भाई आर्थिक कमजोरी का कुछ कारण रहा है। अब इसके पात्र जानने के बाद फिर हम कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। तो पात्र भी जरूरी है इसमें। एक पहला तो लेखक ही है। लेखक प्रस्तुत कहानी में मैट्रिक पास करके स्कूल नौकर होता है। लेकिन क्या है इसमें, क्या है जगपति मुख्य पात्र देखेंगे आप। इसमें क्या है जगपति, इसमें नहीं भाई लेखक माफ कीजिए, जगपति चंदा और बच्चन, ये क्या है तीन पात्र हैं। जगपति चंदा बच्चन और भी हैं, लेकिन क्या उनका इतना योगदान नहीं है, इन तीनों का ही मुख्य योगदान है। स्कूल में नौकर करता वह अपनी माँ द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा की तुलना अपने मित्र के जीवन की कथा से करता है। मतलब उसका मित्र का अपने मित्र की कथा से कर रहा है। कौन? लेखक। और माँ उसकी कहानी सुनाया करती उससे। जगपति कहानी का मुख्य नायक पात्र है तथा लेखक का घनिष्ठ मित्र है। लेखक का घनिष्ठ मित्र है मतलब लेखक ने अपने मित्र के बारे में लिखा है इस कहानी में, जो मैट्रिक पास करने के बाद गांव के एक वकील या मुंशी बन जाता है। अब क्या है लेखक का मित्र क्या है, वो क्या करता है मैट्रिक पास करता है और फिर गांव के या एक वकील के मुंशी का काम करने लगता है वकील के पास। चंदा कहानी की मुख्य नायिका पात्र था। जगपति की पत्नी सौंदर्य युक्त तथा सेवा भाव है, मतलब सेवा भाव मतलब सबकी सेवा करने वाली है। बच्चन सिंह जिले के अस्पताल का कंपाउंडर दो चंदा पर मोहित है। दयाराम जगपति के दूर के रिश्तेदार है। दयाराम भी है लेकिन इसका इतना योगदान नहीं है। पौराणिक कथा पात्र राजा निर्वंशा, रानी मंत्री राजा के पुत्र। तो ये पौराणिक कथा, इस कथा से इसकी तुलना की गई है और ये शायद पूछे भी नहीं जाएंगे, पूछे तो ये तीन ही जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस पेपर देखे थे। अन्य पात्र जगपति की माँ है, लेखक की माँ है, जगपति की चाची है, शंकुर मुंशी, ये इतने पूछे नहीं जाते। वैसे एक बार देख लेंगे, वैसे इनसे प्रश्न अभी तक आया नहीं है। राजा निर्वंशा कहानी की समीक्षा। राजा निर्वंशा कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है। मतलब कस्बाई का मतलब शहर से थोड़ा सा छोटा और गांव से थोड़ा बड़ा जो एरिया होता है ना, थोड़ी सी सुविधा गांव के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जो आदमी की कथा कहती है, आम आदमी की, माफ कीजिए, आम आदमी की कथा कहते हैं। कमलेश्वर ने दो भिन्न युगों की कहानियों को, निर्वंशा कहानी आर्थिक व्यवस्थाओं निरुक्त तथा दाम्पत्य संबंधों को समांतर रूप से कहानी में रख दिया है। जो एक दाम्पत्य जीवन है, यानी पति पत्नी का क्या परिवार में संबंध रहा है। दूसरी क्या है आर्थिक व्यवस्था मतलब गरीबी पर है। एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक की दो कहानियों को साथ लिख चुकी है। भाई देखो जो पुराने और आधुनिक जीवन को एक साथ लेकर कैसे चलती है। आर्थिक की समस्या पहले भी थी, आज भी है और मुझे लगता है कि ये हमेशा भी रहेगी। आप कहोगे मैं ऐसा क्यों बोल रही, बिल्कुल जी, अमीर और अमीर जो होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और ये तो हमेशा से वर्ग रहा है, बहुत उच्च वर्ग, मध्यम वर्गीय, फिर क्या निम्न वर्ग। और इसमें पिछता कौन है, मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा पिछते हैं इसमें। प्रथम कहानी लोक कहानी है जो आम आदमी की नहीं बल्कि राजा और रानी की कहानी है। पहली कहानी राजा रानी की है, क्या है आम आदमी की नहीं है। लेकिन ये कहानी कभी नहीं लगता कि दूसरी कहानी ऊपर बोझिल हो रही है। मतलब दो कहानी समांतर चलती है और ये कभी नहीं लगता कि दूसरी कहानी इस पर बोझिल हो रही है, बल्कि सहायक कहानी के रूप में आती है। संपूर्ण कहानी आधुनिक नायक जगपति चंदा की व्यथा का वर्णन है। मतलब पूरी कहानी चंदा और जगपति के जीवन पर आधारित है कहानी, संपूर्ण कहानी। राजा निर्वंशा कहानी आर्थिक व्यवस्थाओं
निरूपताओं, दाम्पत्य संबंधों की मधुरमा के साथ कड़वाहट में बदलने, संबंधों के टूटने, संतानहीन दंपत्ति के सामाजिक से मानसिक पीड़ा का चित्रण हुआ है। अब क्या है, देखो पहले राजा की कहानी चलती है। अब राजा का संबंध क्या है, पत्नी के साथ बहुत अच्छा था, फिर बाद में क्या है, और संबंध टूटने के कार पर आ जाते हैं, बच्चे नहीं होते तो क्या है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। तो वही दिखा है। उस पीड़ा समन के निमित्त पुत्र प्राप्ति की ललक आदि मार्मिक चित्रण करती है। मतलब पहले भी राजा होते थे कि अपने पुत्र की प्राप्ति हो तो बड़ा खुश होते थे, और ज्यादातर रानियों के बच्चे भी नहीं होते थे। वही आज भी समाज में ऐसा है कि पुत्र प्राप्ति के बिना तो भाई चलते नहीं, हमारा वंश नहीं चला जब तक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। इसमें जगपति चंदा संघर्ष करते हैं। जगपति का भाई था, आंतरिक जीवन संघर्ष है। वही चंदा पत्नी होने का संघर्ष करती। भाई देखो, अब पति संघर्ष कर रहा है, जो जगपति भाई ये भी संघर्ष कर रहा है, मतलब पैसे के लिए आंतरिक भी संघर्ष कर रहा है, और इसी के साथ भाई पत्नी भी संघर्ष करते हैं, जिसका पति संघर्ष करता। तो जगपति मूल्यहीनता से ग्रसित आम आदमी है। जगपति मूल्यहीनता का मतलब ये है कि भाई वो क्या छोटी छोटी बातों को गलत, मतलब हमेशा उसका दृष्टिकोण गलत ही सोचता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि भाई समाज जो सोचता है ना उसी को अकॉर्डिंग वो सोचता है। भाई समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, इससे बहुत एक दब्बू किस्म का कह लीजिए। बस सुख के लिए किसी भी मूल्य को त्यागने के लिए तैयार है, बस सुख के लिए, यानी सुख पाने के लिए किसी भी मूल्य को त्यागने के लिए तैयार है। इस कहानी में एक लोक कथा के माध्यम से एक आधुनिक निम्न मध्यम वर्ग परिवार की कहानी कही गई है। संपूर्ण कहानी में वर्तमान समय के राजा या नायक जगपति की व्यथा का चित्रण, व्यथा मतलब दुख का चित्रण है। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी देर तक तो प्रत्यक्ष तो होती है, फिर वह लोक कथा का माध्यम ग्रहण कर लेती है। भाई अभिव्यक्ति क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी, तो आपको गए अच्छे है, थोड़ी देर तो आप ही करते हो, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या है, जैसे घुल मिल जाते हो, बात करने लगते हो, तो आपकी जो आंतरिक विचारधारा वो भी बाहर आने लगती है। जैसे ही कहानी जगपति और चंदा के दर्द से बोझिल सी होने लगती है, परंतु लोक कथा की गोद में चली जाती। इस प्रकार कहानी वर्तमान और अतीत दो धाराओं में डूबती उतरती हुई भी वर्तमान की कथा कहती है। मतलब ये कहानी उस समय की समस्या तो थी क्या कब हुई थी प्रकाशित ये कहानी, ये 1957 की तो समस्या थी, लेकिन आपको ये लगेगा इस कहानी को पढ़ने के बाद ये तो 1957 की समस्या नहीं है, ये तो अब की समस्या है। अभी भी ये समस्या थी, 1957 में भी ये समस्या थी। लोककथा में आखेट को गया राजा नहीं लौटता। आखेट मतलब शिकार के लिए राजा गया नहीं लौटता है। 7 दिन से अधिक हो गए हैं, इधर रिश्तेदारों की शादी में गया, जगपति नहीं लौट पाता है। मतलब 2 कथाएं साथ साथ चलती है, एक राजा की एक आम आदमी की। राजा क्या है, शिकार के लिए गया था और क्या 7 दिन हो गए अब तक नहीं लौटा है, शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि कहाँ गया। उसी तरह जगपति भी क्या रिश्तेदार के यहाँ गया और लौटकर नहीं आया। तो दोनों कहानियां साथ साथ चल रही है। वह डाके में घायल हो कस्बे अस्पताल का जा पड़ता है, यानी वो किस शादी में जाता है और वहाँ वो घायल हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होता है। जहाँ रोती कलपती चंदा उसे पाती है। अब क्या है, चंदा भी रोने लगती है जब इसका पति घायल हो जाए, तो रोना तो दुख तो होता ही। कोई भी पति हो, चाहे कोई भी आपके घर में जानकार हो, तो आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इलाज के सिलसिले में बच्चन सिंह कंपाउंडर के संपर्क में आती है। फिर चंदा आर्थिक मजबूरी धीरे धीरे संपर्क को स्त्री पुरुष के स्वाभाविक संपर्क में बदल देती है। भाई अब क्या, वो इलाज करवाने के लिए किसे ले जाती है, जगपति को हॉस्पिटल ले जाती है चंदा। आज जगपति बीमार होता है तो वहाँ का जो एक कंपाउंडर है बच्चन सिंह, अब वो धीरे धीरे समझ जाता है भाई इनकी आर्थिक क्या कमजोरी है, यानी आर्थिक रूप से ये कमजोर है। और जैसे ही मतलब जब हम किसी के पास रहने लगते हैं तो स्वाभाविक बात है संपर्क हो जाता है। तो वो एक स्वाभाविक संपर्क उसमें भी बच्चन और किसमें, चंदा में बन जाते हैं। बच्चन के कर्जों के रुपयों को जहर धीरे धीरे चंदा और जगपति के दाम्पत्य जीवन को लील कर देता है। अब क्या है, जगपति जो बच्चन क्या है उसे उसका इलाज कर देता है बिना पैसों के, भाई उनसे पैसे नहीं लेता है। तो लेकिन ये क्या है, ये उनके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़, मतलब एक असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे क्या उनका संबंध खराब होता जाता है। कैसे, देखिए, वह कर्जे का जहर कर्म से उनकी जिंदगी में फैल जाता है।
इस फैलते जहर के बीच जगपति को जिस अंतर्द्वंद से गुजरना पड़ता है, अब जब जगपति को पता चलता है कि चंदा ने इससे क्या है मतलब पैसे नहीं दिए इलाज के, को कहाँ से देती, तो वो क्या अंतर द्वंद करने लगता है, मतलब गिलानी का शिकार हो जाता है। ये कहानी बहुत स्वाभाविक रूप से चित्रित है। पहले तो वह इस पीड़ा से दंशित रहता है, वह निसंतान निर्वंश है। घर लौटने पर भी अपनी चाची का ये ताना सुनना, राजा निर्वंश है, वह अस्पताल से लौट आए। अब क्या है, जैसे क्या बोलते हैं ना, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, भगवान करे सभी का चयन हो जाए, या पहले आप तैयारी कर रहे थे लेक्चरर की और सभी को पता था कि लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लोग वो क्या पड़ोसी को लेक्चरर साहब आ रहे हैं, तो ये एक व्यंग्य होता है कि आप बन नहीं पाए अब तक, वैसे बन जाओगे आगे, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन आप मान लीजिए अब लिस्ट में आपका नाम नहीं आया लेक्चरर वाले में, तो कोई पड़ोसी तन भाई लेक्चरर साहब आ रहे हैं, तो वही इसमें के राजा निर्बंध से अस्पताल से लौट आए, तो ये भी इस ताने का शिकार होते हैं। उसे भीतर तक छल जाता है। जब चंदा गर्भवती होने की खबर जंगल की तरह फैल जाती है तो वह दुनिया की नजरों में गिर जाता है। दूसरी अपनी ही नजरों में चंदा के निष्फल मातृत्व का लक्षित कर रहे थे। अब तक क्या था, राजा निर्वंशिया को भी क्या बच्चे नहीं हुए थे, इधर इनके भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब ये खबर पहुंचती कि चंदा माँ बनने वाली है, तो ये खबर आग की तरह फैल जाती है। गाँव में तो होता भी ऐसा है, अक्सर है, छोटी सी बात का बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कर देते हैं। वस्तुतः वह पुरुष संवेदना पात्र है जो समाज के लांछन सुनता है, आर्थिक बेबसी के कारण अपनी पत्नी को दूसरे की अंग सहन होते हुए देखता है, पग पग पर वेदना के ऐसा भार को भोता है। अंग सहनी समझ रहे हो ना, ऐसे आप पढ़े लिखे मुझसे ज्यादा। जगपति जब चंदा के पुत्र होने तथा दूसरे मर्द के साथ बैठने की बात सुनता है, तो आत्मान्वेषण के क्षणों में अपने कोई दोषी मानता है। और ये क्या है, बच्चन और इसकी नजदीकियां होती है चंदा की, तो अपने आप को दोषी मानता है कि मैंने ही मतलब मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, इस तरह की बातें सोचता है, तो अपने ऊपर ही लेता हर बात को। औलाद ही तो स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तने के दलदल से पार ले जाते, नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कूड़ा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये क्या कथन है, हर औरत वेश्या और हर आदमी वासना का कूड़ा, ये किसने कहा है, जगपति ने कहा है, जगपति का कथन है, ये पूछा जा सकता है, याद कर लेंगे। तो क्या चंदा औरत नहीं रही, वह जरूरत औरत, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखेंगे, हो जाती है कई बार ऐसी गलतियां, मैं जानबूझकर नहीं करती हूँ। और इससे पहले क्या है, मैंने आपको 20 कहानियाँ पढ़ा रखी है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ आ गए थे हम, 1 मिनट के लिए, हाँ जी यहाँ आ गए थे। वस्तुतः पुरुष संवेदना का पात्र है और समाज के सारे लांछन सुनता हुआ आर्थिक बेबसी के कारण अपनी पत्नी को दूसरे के अंग सहन होते हुए देखता है, पग पग पर वेदना के उस ऐसा भार को बोता हुआ वो ऐसा भार ने बोता हुआ नहीं ढोता आएगा, ढोता हुआ जगपति जब चंदा के पुत्र होने तो उसके मर्द के साथ बैठने की बात सुनता है, तो आत्मनिर्णय के क्षणों में अपने यानी दूसरे मर्द के साथ बैठने की बात सुनता है, तो वह आत्मनिर्णय के क्षणों में अपने को दोषी मानता है। औलाद ही तो स्नेह की दूरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तने के दलदल से पार ले जाती है, नहीं तो हर औरत वेश्या है और आदमी वासना का कूड़ा है। तो ये कथन आपको याद कर लें। तो क्या चंदा औरत नहीं रही, वह जरूरत औरत थी, पर वह स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। ये कौन कहता है, ये भी जगपति कहता है कि मैंने स्वयं उसे नरक में डाल दिया। इस प्रकार जगपति तो निर्मल हृदय ही है ही, वह चंदा को भी पूर्ण निर्दोष मानता है, इसलिए वह आत्महत्या से पहले 2 पर्चे छोड़ता है। उसमें चंदा को तो माफ करता है और चंदा के उस पुत्र को भी अपने पुत्र के रूप में अपना लेता है। इसलिए वह कहता है कि उसकी लाश तब तक नहीं जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को न लेकर आए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। मतलब ये होता है। फिर इस गिलानी से परेशान होकर कि चंदा को मैंने ही बेबस किया है, वह मजबूर थी, मैंने पैसे लिए थे और मैंने उसे कर्ज का शिकार किया था। तो अब क्या है, वो उसके बेटे को भी यानी चंदा के बेटे को अपना मान लेता है उसकी, और कहता है 2 पत्र लिखता है, एक सरकार के नाम पर लिखता है
और एक लिखता है चंदा के नाम पर कि जब तक मेरी आग न ली जाए, जब तक बच्चा न आ जाए और बच्चे से आग दिलवाई जाए, ऐसा वो कहता है। और वो जहर खा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। राजा निर्वंशा कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा आर्थिक स्थिति पर मध्यम परिवार की लाचारी भी दिखाई जाती है कि कैसे मध्यम वर्गीय परिवार होता है जो कि आर्थिक तंगी के कारण बिखर जाता है। जैसे जगपति आत्महत्या कर लेता है, अर्थ मानव के रिश्तों को जोड़ना भी है, तोड़ना भी है। अगर धन होता तो न वचन का अवरोध आता और न चंदा ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत करता। तो ये बातें सोच रहा है, कौन सोच रहा है भाई? जगपति सोच रहा है कि अगर धन मेरे पास होता तो ये लांछन नहीं लगते चंदा पर। कमलेश्वर इस पुराण कथा के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास पैसा है, समाज में मान सम्मान जैसे उसी के पास, बिल्कुल सही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई समाज में मान सम्मान और पैसा है, उसी का लोग इज्जत करते हैं। ये कहानी दो पात्रों तक न सिमट कर गतिशील जीवन के कई उतार चढ़ाव को एक साथ व्यंजित करता है। इसमें जगपति और चंदा अपना संघर्ष है। बच्चन सिंह जैसा व्यक्तित्व आज साथ में एक लोक कथा भी है जिसके प्रत्येक तो माफ कि भाई वीडियो थोड़ी रोकनी पड़ गई थी, कोई आ गया था। राजा निर्वंशा कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा आर्थिक स्तर पर मध्यमवर्गीय परिवार की लाचारगी भी दिखती है जिसे जगपति आत्महत्या कर लेता है। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। मानव के रिश्तों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी। अर्थ क्या है? जब पैसा क्या मानव के रिश्तों को तोड़ता भी है, जोड़ता भी है, आप सभी जानते हैं। अगर धन न होता तो बच्चन सिंह का अवरोध आता, न समाज चंदा पर उंगली उठाने की हिम्मत करता। कमलेश्वर उस पुराण कथा के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास पैसा है, मान सम्मान उसी के पास है। कहानी दो पात्रों तक ने सिमटकर गतिशील जीवन के उतार चढ़ाव को एक साथ व्यंजित करता है। इसमें जगपति और चंदा अपना संघर्ष है। बच्चन सिंह जैसा व्यक्तित्व, साथ में एक लोक कथा भी है जिसके प्रत्येक प्रस्तुति के बाद चंदा और जगपति की एक भीषण सामाजिक समस्या बनकर सामने आती है। वह जीने की भरपूर इच्छा रखते हुए भी आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। कमलेश्वर की इस समग्रता तथा संभव रूपांतरित के प्रयास में संलग्न है। देखो भाई, अर्थ की जो समस्या है, पैसे की जो समस्या है, एक इंसान को कैसे मरने के लिए मजबूर करती है। पति पत्नी संबंधों और कस्बाई संस्कृति के लिहाज से राजा निर्वंशा महत्वपूर्ण कहानी है। नई कहानी के अनुरूप स्त्री पुरुष संबंधों में आए बदलाव की समाज शास्त्रीय चिंता इस कहानी में व्यक्त की गई। ये दो समांतर ध्रुवों की कहानी है, यानी दो कहानियां साथ साथ चल रही हैं, राजा की और एक आम आदमी की। इसमें पारंपरिक लोक शिल्प के समांतर वर्तमान जीवन की विसंगति बोध की कलात्मकता के साथ चित्रित किया गया है। राजा निर्वंशा तथा जगपति दोनों भिन्न समय के होते हुए भी एक मनोदशा से गुजरे हैं। अब देखो, दोनों भिन्न कैसे? राजा निर्वंशा तो ये जो पौराणिक कथा के अनुसार वो भी क्या जंगल में चले जाते हैं, तो उनकी पत्नी एक मंत्री के साथ घूमते हुए उन ढूंढने के लिए निकलती है। और जब लंबे समय तक रानी को बच्चा नहीं होता है और बाद में क्या उसके दो इस तरह बेटे होते हैं, कुछ ऐसी कहानी में आया है। और वैसे जगपति की पत्नी चंदा को भी क्या है बेटा होता है, तो समाज इन बातों पर उंगली उठाता है। परंतु दोनों की प्रतिक्रियाएं एकदम भिन्न है। दोनों के युगे इस अंतर को स्पष्ट करने की इन कहानियों के साथ साथ कमलेश्वर ने रखा इस कहानी में कस्बाई मनोवृत्ति बड़े सूक्ष्म रूप से स्पष्ट की। भाई कस्बों का वातावरण कैसा होता है, उनका रहन सहन। कस्बाई मतलब जो शहर से छोटा होता है, गाँव से बड़ा है। कस्बाई मनोवृत्ति की बड़ी विशेषता यह होती है कि एक दूसरे के जीवन में रुचि लेते, ताक झाक रखते हो। तो गांव में भी होता है कि भाई एक दूसरे, बड़े शहरों में तो नहीं होता है, लेकिन जो कस्बे होते हैं एक दूसरे की बातों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और रुचि करके सुनते हैं। कोई भी सामान्य सी घटना सारे कस्बे में चर्चा का विषय बन जाया करती है। राजा निर्वंशा में चंदा के बच्चे होने की खबर आग की तरह फैल गई। भाई चंदा के भी कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बच्चा हो गया, लड़का हो गया, तो आग की तरह फैल गई। जो चाहा था वही रुक कर हाल होने लगता है। कस्बाई जीवन परिवेश में इस मनोस्थिति की पहचान कमलेश्वर की कहानी देती है। मतलब कस्बों का व्यवहार कैसा होता है, उनके लोगों का, उनकी सोच कैसी होती है,
और क्या क्या सोचते हैं एक औरत के बारे में। राजा निर्बंध कहानी में पुरुष तो पुरुष, गांव की स्त्रियां भी जगपति की का पुरुषता पर व्यंग्य करती है। भाई पुरुष तो कहेगा भाई तुम कायर हो पुरुष को, लेकिन स्त्रियां भी उन्हें कायर कह रही, किसको, जगपति को। वह तो तन मन इज्जत पैसे से कर्ज में डूबा है। उसकी चाची भी पास से गुजरने पर कहती है, आगे सत्यानाशी कुल भोरन। चंदा खुद भी कहती है कि तुम्हारे कभी कुछ न होगा। परंतु उसका एक रूप और है। वह अपने बीमार पति को बचाने के लिए अस्पताल के कंपाउंडर के समक्ष समर्पित हो जाती है ताकि पति की दवाइयों की व्यवस्था हो सके। परंतु इस समर्पण पे वे खुश नहीं थी। चंदा बहुत उदास थी। कई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से के पश्चाताप जैसी वास्तव में चंदा परिस्थितियों की शिकार थी। मतलब ये जो भी चंदा ने जो भी किया था ये परिस्थितियों से वशीभूत यानी मजबूर होकर किया था। और गांव के लोग तो ताना देते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। तो राजा निर्बंध से गांव कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण और शक्ति उसकी वातावरण और परिवेश का सूक्ष्म सार्थक प्रतीकात्मक चित्रण कहानी में विद्यमान है। चाहे कस्बे का परिवार हो, गांव हो या अस्पताल, जहाँ भी अपने पाठक को कहानीकार ले जाता है वहाँ पर प्रामाणिक चित्र साक्षात कर दिया। मतलब हर एक प्रामाणिक, जैसे अस्पताल का चित्र दिया, गांव का दिया है, इस तरह से कहानी क्या प्रामाणिक बन गई है। भाई राजा निर्बंध से कहानी कस्बे की भाषा की सौंध महक लिए है। पात्र एवं परिवेश कथ्य के अनुरूप भाषा डलती चली गई है। एक उदाहरण दृष्टि हुए कि ये हवाई बंदूक इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। कस्बाई बोली अपने रंग के साथ साथ अर्थ संप्रेषण क्षमता को लेकर आई है। बोलचाल भाई एक क्या है, कस्बाई का जो होता है ना, जो भाषा होती है, तो कस्बों में भाषा क्या है, आम बोलचाल की भाषा बोली जाती है। तो ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग इस कहानी में भी लेखक ने किया है। लेखक ने परंपरागत भाषा का परित्याग कर नई भाषा का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है, जिसमें प्रयोग के स्तर विविधता दिखाई देती है। आक्रोश है, अकेलापन है, तिरस्कार है, टूटन आदि भाव को व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म भाषा का प्रयोग किया है जो बहुत नए और प्रभावी है। राजा निर्बंध से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उसे आने में और पट्टी खोलने में ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। ठीक है, तो ये कथन किसका पूछ लिया जा सकता है, तो ये राजा निर्बंध कहानी का कथन है। सर्वप्रथम राजा निर्बंध कहानी में शिल्प कथ्य के लिहाज से काफी चर्चित है। इसकी शिल्प संवेदना के आधार पर क्लासिक रचना का दर्जा हासिल में दो कहानियां एक साथ चलती है, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती है और एक तीसरा अर्थ पैदा करती है। दो विभिन्न युगों के दो वंशों की जीवन कथा को रेखाओं की पांच दूसरे छूती हुई काटती हुई चलती है एक दूसरे की लोक कथा। ये उपयोग शिल्पगत नवीनता होते भी कोरा शिल्प नहीं, ये शिल्प कहानी में बाधा ही पहुंचाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी आम बोलचाल की भाषा का है शिल्प की दृष्टि से, ठीक है, ये बाम बातें ऐसे हैं, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। राजा निर्बंध में कमलेश्वर ने शिल्प के माध्यम से दो युगों के बदलाव को दिखाया। भाई कैसे दो युग बदलते हैं, पौराणिक समय में और आज के वर्तमान समय में। जब वर्तमान कथा के जगपति चंदा का दर्द, मन का पश्चाताप, व्यथा का बोझ लेखक सीधे सीधे नहीं कह पाता, तो एक सांकेतिक अभिव्यंजना के संगे लोक कथा का घटनाक्रम वर्जित होने लगता है। चंदा का बच्चा जगपति का नहीं अपितु बच्चन कंपाउंडर का, ये बताने के लोक कथा का सांकेतिक रूप प्रयोग किया गया। भाई संकेतों के माध्यम से क्या है लेखक ने समझाया है, गांव के लोग क्या सोचते हैं, कैसे कैसे उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं। जगपति की आत्म स्वीकृति तो अपनी जगह सही है कि मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। ये क्या, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, ये कथन आ सकता है। तो ये किसका है, जगपति का। मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, वो अपने आप को कर्जदार और गुनहगार समझ रहा है। किंतु कथा ये आदर्शवादी और भावुकतापूर्ण अंत है। इसलिए कहानी का एकमात्र कमजोर स्थल भी यही है। अपनी पत्नी की नाजायज संतान को स्वीकार करते हुए मन से क्षमा प्रदान करना कहानी को आदर्श और भावुकता का रोमानी रंग दे जाती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने सामाजिक जीवन की विसंगति एवं अव्यवस्था का प्रकाश डाला है। आधुनिक समाज में बदलते मूल्यों के जीवन से परिचय कराना भी उसका उद्देश्य रहा है। इसके लोक संस्कृति, लोक जीवन का गहरा अनुभव है। इसे वह कैसे भी अपने पाठकों को अनुभव विषय बनाना चाहते हैं। समाज में अच्छाइयों बुराइयों दोनों समान रूप से विद्यमान है, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है।
हम किसे अपनाएं और कैसा आचरण करें। कहानी का शीर्षक जिज्ञासा और कुतूहल जागृत करने वाला है। इसका अंत प्रभावक और पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ जाता है। तो ये कथन देख लेंगे। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पकड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। तुम नहीं जानती, कर्जकोड का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही, मन भी रोगी हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस पेपरों में मैंने तो देखा था इसको। तो ये किसका है? ये क्या है? जगपति का कथन है और चंदा को समझा रहे हैं। तो ये बहुत वास्तव में भी यही एक बिल्कुल सत्य बात है। तो ये आप याद कर लेंगे। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची, बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से के पश्चात जैसी धूमिल चमक थी। तो ये इसमें ये कथन ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, बीच वाला। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिल में एक बात सूल-सी गढ़ती रही थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। जब जगपति घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची अपने जंगल से देखा। वहां बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंध अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। तो ये एक व्यंग्य है कि राजा निर्बंध से अस्पताल से लौट आए हैं। तो ये किसका है? ये जगपति अस्पताल से लौट कर आए थे। तुम्हारे कभी कुछ न होगा, न तेल है न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मात्रता पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को आक्षेप लगा रहे हैं पति पत्नी। चंदा ने कहा था, लेकिन तुमने मुझे बेच दिया। क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए रुपए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? औलाद ही तो स्नेह की दूरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाते। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं है? तो ये कथन पूछा जा सकता है। ये किसका है? ये भी जगपति का, और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। रही यह है जरूरत औरत थी, परिश्रम उसने नरक में डाल दिया था। उसी रात जगपति सारा कारोबार त्याग, अफीम और तेल पीकर मर गया। क्यों? उसकी चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं। बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। बच्चन सिंह किसके कर्जदार हो चुके थे? बच्चन सिंह के। चंदा मेरी अंतिम चाह रही यही कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। कभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं पहले ही मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर आना। तो ये भी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है। तो देखो भाई दोस्तों, मैंने आपको 20 कहानियाँ वैसे पढ़ा दी। आज हमारी 21 की 21 कहानियाँ संपूर्ण होती है। जो क्रमबद्ध तैयारी करना चाहते हैं सारी कहानी देख लेना, सुन लेना, याद कर लेना। और आगे भी हमारा क्रमबद्ध पाठ्यक्रम चलता रहेगा। जो भी मतलब कि नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, से क्रमबद्ध पढ़ेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर ले सकते हैं। पीडीएफ पेड रहेगी मात्र 999 रुपये में, जिसमें आपका यूजीसी नेट, हरियाणा ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव, साक्षात्कार संपूर्ण तैयारी आपकी मात्र और मात्र 999 रुपये में हो जाएगी। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते तो निःशुल्क में पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा यानी पहले से लेकर 10 यूनिट तक फ्री मैं करवा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मैं चाहती हूँ आपका इसी भर्ती में चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।